नमस्कार। न्यूज़ नशा में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय जनजातियों की अनूठी परंपराओं के बारे में। बड़े सुंदर अनुभव है वहाँ के। मेरे साथ एक सज्जन और भी थे जो वहीं कुमाऊं के रहने वाले थे। हमने देखा कि थारू जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ पर अपनी सुंदर झोपड़ी बनाकर रखते हैं और ये झोपड़ियाँ मोस्टली जंगलों में होती हैं। तो उन रजवाड़ों ने, उन क्षत्रिय महावीरों ने अपने वंश को आगे चलाने के लिए, अपनी वंश परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, ये सुनिश्चित था कि वो हार जाते। जब वो हार जाते तो राज्य भी जाता। जब राज्य जाता तो एक आशा कहीं ना कहीं से पनपती है कि हमारी जो वंशज हैं ये लौट कर आएँ और वापस इन क्षेत्रों को पुनः विजित कर लें। तो उन्होंने अपने गुलामों के साथ, जो क्षत्रियतर जातियाँ थीं और कुछ क्षत्रिय भी साथ में थे, उनके साथ अपने वंश और परिवारों को इन सुरक्षित स्थानों पर पहले भेज दिया। इस जाति को लेकर मेरा एक अपना अनुभव है। वर्षों पहले, ये बात होगी 1978 के आसपास, हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी उनमें कि जब मुखिया जी की मुखियाइन ने, यानी कि उनकी पत्नी ने, जब उनको एक थाली में भोजन परोस दिया, उसका धीरे से अपने पैर का अंगूठा उस थाली से लगाया। हम अचरज में भर गए। थारू जनजाति भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के भावर और तराई के क्षेत्रों में रहती है। नमस्कार। न्यूज़ नशा में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय जनजातियों की अनूठी परंपराओं के बारे में। सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं में रहने वाली एक जनजाति जिसे थारू कहा जाता है, थारू बोक्सा कहा जाता है। आज एक ऐसे ही जनजाति का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसे थारू जनजाति कहा जाता है। थारू जनजाति भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के भावर और तराई के क्षेत्रों में रहती है। विशेषकर ये जनजाति थारू कहलाती है, जिनको थारू बोक्सा भी कहते हैं। इनका अपना एक इतिहास है। भारत में ये थारू बोक्सा हम देखते हैं उत्तराखंड की तराई में, विशेषकर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के अंचल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, जहाँ लखीमपुर खीरी का इलाका है, उसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार में चंपारण और मुजफ्फरनगर के इलाके हैं, और उसके बाद ये नेपाल की तराई में बहुतायत से पाई जाती है। इस जाति को लेकर मेरा एक अपना अनुभव है। वर्षों पहले, ये बात होगी 1978 के आसपास, मुझे थारू जनजाति के ऊपर कुछ काम करने का अवसर मिला। थारू जनजाति के ऊपर मैं एक रेडियो फीचर बनाना चाहता था। तो जब मैं इनके बीच में काम करने गया तो इस समुदाय के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर हमारे बारे में, हमारे जनजीवन के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे जीवन जीने के तरीके के बारे में, हमारे रीति रिवाजों के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ रहना होगा। मैं उनके साथ रहा। हम शाम को उनके साथ खाना खाने बैठे, भोजन करने बैठे। जो हमारे साथ थारू ट्राइब था, थारू ट्राइब के मुखिया थे, उन मुखिया जी के साथ हम बैठे। हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी उनमें कि जब मुखिया जी की मुखियाइन ने, यानी कि उनकी पत्नी ने, जब उनको एक थाली में भोजन परोस दिया, उसका धीरे से अपने पैर का अंगूठा उस थाली से लगाया। हम अचरज में भर गए। ये परंपरा हमने कहीं नहीं देखी। ये रिवाज शायद ही संसार में कहीं और होता हो। कुछ दिनों उनके साथ रहे, पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक बार हमने पूछा कि ये परंपरा क्या है, तो उस बुजुर्ग ने हमसे कहा, जो मुखिया थे, उन्होंने कहा कि आप हमको थारू कहते हैं, थारू शब्द का अर्थ आप समझते हैं? कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन में किया था। हमने कहा कि आपकी जनजाति को लोग
थतरवा भी कहते हैं, आपकी जनजाति को लोग थड़ा भी कहते हैं, आपकी जनजाति को लोग थेतरवा भी कहते हैं, तेहरवा भी कहते हैं, थारू भी कहते हैं। उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया कि थारू का मतलब होता है थार के मरुस्थल। फिर हम अचरज से भर गए कि थार के मरुस्थल का यहाँ पर जिक्र क्यों आया। एक इतिहास है। ये थारू लोग और थारू जनजीवन नृवंश शास्त्रियों के लिए यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए बड़े कौतूहल का विषय है, और ये विषय बड़े डीप अध्ययन का भी है। वो अध्ययन किया भी गया है और उसके बारे में एक समग्र इतिहास का पता भी लगाया गया है। इनके बारे में विभिन्न प्रकार के मत हैं। थारू, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के शक्ल सूरत के लोग हैं। एक वो हैं जो मंगोलाइट कहलाते हैं, जो पहाड़ी चेहरे हो सकते हैं जिनको कहा जा सकता है। एक वो हैं जो तीखे नैन नक्श वाले, जिसको आप आर्यन चेहरा कह सकते हैं या जिसको कॉकेशियन चेहरा कह सकते हैं। ये दो प्रकार के लोग हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों को देखकर अचरज होता है कि आखिर ये इतिहास क्या है। इसके इतिहास की गर्त में बहुत रहस्य छुपे हैं। कहा जाता है कि थारू लोग मूलतः राजस्थान के निवासी रहे हैं। ये थारू लोग वो हैं जो थार के मरुस्थल में थे, और इनका उद्भव कहा जाता है कि मेवाड़ से है और एक धारा नगरी नाम की दूसरी जगह वहाँ से है। इनकी अपनी न्याय व्यवस्था है जिसको तरवत व्यवस्था कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जब ये लोग राजस्थान से पलायन करते हैं तो पलायन करके एक स्थान पर आते हैं जो स्थान खटीमा के पास होता है। वहाँ पर एक राणा गांव करके है। राणा गांव में ये आकर बसते हैं, जिनको ये वहाँ से 12 क्षेत्रों से निकलते हैं राजस्थान के, और यहाँ पर आकर बसते हैं। बसने के बाद इनका फैलाव सब जगह हो जाता है। इनके कुल मिलाकर 19 गोत्र हैं और 19 प्रकार के थारू होते हैं, लेकिन सभी थारुओं के बीच में विवाह और रोटी बेटी के संबंध नहीं होते हैं। जो मंगोलाइट थारू हैं, जिनको राणा थारू कहते हैं, उनका अन्य थारुओं के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होता है। बोक्सा जाति के जो लोग, जो अन्य प्रकार के बोक्सा थारू कहलाते हैं, वो लोग धारा नगरी से निकले हुए हैं। और वो लोग, उनका इतिहास एक दूसरी बात सामने लाता है। वो ये कहता है कि राजा जगदेव जो कि कुमाऊं में थे, वो उनकी ननिहाल मानी जाती है। और वहाँ जब वो पहुँचते हैं, वो परिवार जब वो पहुँचते हैं, उन राजवंशियों के परिवार जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको वो जंगल में बसने की व्यवस्था करा देते हैं। तो इस प्रकार बोक्सा और थारुओं के बीच में थोड़ा सा भेद इसी प्रकार का होता है। उसी प्रकार उनके बीच में जो व्यवसाय है, जो लकड़ी और जो बेंत और जो टोकरी बुनने का जो काम है, उन कला में भी भेद देखा जा सकता है। दूसरा, इन थारू जातियों के बीच में इनके राजस्थानी और राजवंश की परंपराओं होने का एक और सबूत मिलता है कि यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। कुछ थारुओं में बाल विवाह की प्रथा है जो आज भी राजस्थान में चल रही है। दूसरा, इनके बीच में परंपरा है, जो इनकी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच स्त्रियों का जो पहरावा है, जो उनका पहनावा है, उस पहनावा में जिस प्रकार का वो लहंगा पहनती हैं, जिस प्रकार के उनके सिर के ऊपर से एक विभिन्न प्रकार का एक जिसको कहते हैं गोटा, वो आकर लटकता है। और उसके बीच में इनकी ओढ़नी है, ओढ़नी के साथ इनका लहंगा भी उतना ही बड़ा होता है जैसे कि राजपूत स्त्रियां अपने इलाकों में पहनती हैं। तो पहनावा इनका आज भी वैसा का वैसा ही है, इसको माना जाता है। एक विचित्र परंपरा इनके बीच में थी, इसको क्वारा घर कहते हैं। क्वारा घर जो था वो 1960 तक था। क्वारा घर में इनके जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं,
वो शाम बिताते थे और वहाँ पर वे इनकी संस्कृति के विभिन्न अवयवों को मानते थे और वहीं पर वे अपना जीवन साथी चुनते थे। और जीवन साथी को चुनने के बाद वे अपने जीवन साथी को चुनने के बाद वो जंगल में चले जाते थे। तो गांव के लोग और इनके कबीले के लोग ये समझ जाते थे कि इन लोगों के बीच में विवाह होगा, लेकिन इसमें भी स्त्री का वर्चस्व था, इसमें भी स्त्री का अधिकार था, इसमें भी स्त्री का आदेश सर्वोपरि माना जाता था। थारू जनजाति दिवाली भी अपने ढंग से मनाती है, जिसको दीपावली नहीं कहते वो दिवाली कहते हैं। दिवाली उनके लिए पूर्वजों की याद का पर्व होता है। वे अपने पूर्वजों की याद में पुतले बनाते हैं और उनकी समाधियों तक जाते हैं। फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन वे एक बड़ी रोटी की परंपरा करते हैं। बड़ी रोटी का मतलब होता है कि वे समुदाय को, पूरे समुदाय को भोजन कराते हैं। वो एक पूरे समाज को इकट्ठा करके, अपने थारू समाज को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी पंगत बैठाते हैं जिसमें उनको भोजन कराते हैं। जो उत्तराखंड का इलाका है जिसमें जो थारू रहते हैं, जो भावर का क्षेत्र है, यानी कि जो तराई का क्षेत्र है, उसको बोक्साड़ भी कहा जाता है। वहाँ पर बोक्सा जनजाति के थारू होते हैं। बोक्सा शब्द जो है वो कुमाऊं का शब्द एक बाक से आता है। बाक यानी बकरा, बाक यानी जंगल। उनकी कथाओं में कहा जाता है कि जो बोक्सा जनजाति के जो पुरुष हैं उनका चेहरा कुछ कुछ मंगोलाइड होता है, जैसा आपको किसी चीनी व्यक्ति का चेहरा नज़र आता हो, जिसकी जो दाढ़ियाँ होती हैं वो बकरे की दाढ़ी के समान होती हैं, इसलिए उनको बाघ कहा जाता है। ये भी एक प्रसंग है। इतिहास के अतीत में जाने पर कुछ रहस्य पता चलते हैं। इस देश में 1191 में इस्लामी शासन शुरू होता है और इस्लामी शासन शुरू होने के बाद अलग अलग सल्तनतें आती हैं, अलग अलग सुल्तान होते हैं, सुल्तानों के बाद मुग़ल भी आते हैं। ये 600 से 800 साल का जो अवसर है, जो समय है, इस समय को इन थारुओं के साथ जोड़ा जा सकता है। जब इस्लामी आक्रमण राजस्थान के क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ पर जो स्थानीय राजा हैं, स्थानीय नरेश हैं और उनके साथ जो उनकी क्षत्रिय सेना है वो युद्ध में काम आती है, वो युद्ध लड़ती है। वो सभी रणबांकुरे युद्ध में या तो खेत रह जाते हैं या युद्ध शुरू होने के पूर्व ये कदाचित हो सकता है कि उनके मन में भावना रही हो कि उनका परिवार है, उनकी रानियां हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अब एक दूसरी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी कभी तीर्थ यात्राओं पर, खासकर जो गढ़वाल और कुमाऊं की तीर्थ यात्राएँ हैं, जैसा कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इन 4 धामों की यात्राओं के लिए जब पूर्व काल में जब लोग निकलते थे तो गांव से उनको ढोल दमाऊ बजाकर उनको इस प्रकार विदा किया जाता था कि शायद ये वापस लौट के ना आए। बड़ा सघन वन है गढ़वाल कुमाऊं की तराई क्षेत्रों को, जिनको भावर भी कहा जाता है। उन भावर के क्षेत्रों में तो कई बार सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती थी, इतने घने विकट जंगल होते थे, जंगली जानवरों का डर भी था। और उसके बाद लुटेरे तो पग पर थे ही, सड़कों पर थे, मार्गों पर थे, तो वापस लौट के नहीं हो सकता है कि वापस लौट के ना आए, इसलिए लोग उनको विदा करके भेजते थे। इतिहास गवाह है कि भावर के इन क्षेत्रों पर मुगलों के शासन में और सल्तनत के कालों में कभी भी प्रवेश नहीं हुआ और वे आक्रमणकारी इनको पार नहीं कर पाए। विभिन्न प्रकार के जानवरों का डर था और विभिन्न प्रकार के रोग भी यहाँ होते थे, मच्छरों के द्वारा, जीवाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण, इसलिए लोग जीवित नहीं रहते थे। बहुत सारे लोग घर वापस कदाचित ही पहुँच पाते थे। तो इससे बढ़ के सुरक्षित स्थान क्या हो सकता था? तो उन रजवाड़ों ने, उन क्षत्रिय महावीरों ने अपने वंश को आगे चलाने के लिए, अपनी वंश परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, ये सुनिश्चित था कि वो हार जाते। जब वो हार जाते तो राज्य भी जाता, जब राज्य जाता तो एक आशा कहीं ना कहीं से पनपती है कि हमारी जो वंशज हैं ये लौट कर आएँ
और वापस इन क्षेत्रों को पुनः विजित कर लें, तो उन्होंने अपने गुलामों के साथ, जो क्षत्रियतर जातियाँ थीं और कुछ क्षत्रिय भी साथ में थे, उनके साथ अपने वंश और परिवारों को इन सुरक्षित स्थानों पर पहले भेज दिया। तो कदाचित इतिहास का ये सिला कहीं जुड़ता नजर आता है, और इतिहास के सिले में इस बात को निवंश शास्त्री ही और एंथ्रोपोलॉजी ही बता सकते हैं कि कहाँ तक सही है। लेकिन एक तथ्य तो सामने है कि जब आप उन लोगों की एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जब उनके आप ऐतिहासिक और नृवंश शास्त्री के रूप में जब आप उनको जानते हैं, तो आप उनके चेहरे मोहरे को आंकते हैं। चेहरे मोहरे में मुझको दो भेद नज़र आते हैं, जो सभी नृवंश शास्त्रियों को और कई इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा भी है। जब आप स्त्रियों की तरफ देखते हैं तो सुंदर नक्शिक, ऊंचा पूरा शरीर, काया, उनके वस्त्राविधान वैसे के वैसे, उनके वस्त्र आभूषण वैसे के वैसे, नाक नक्श बहुत सुंदर, जिसको कहते हैं आर्यन, वैसे ही आँखें हैं, और उसी प्रकार बात करने के तौर तरीके और उनके चलने फिरने के और उनके बात करने के अंदाज में आपको अभिजात्य नज़र आता है। लगता है कि जैसे ये किसी शाही परिवार के हों। जब आप पुरुषों को देखते हैं तो पुरुषों को देखने पर लगता है कि ये वास्तव में उस गुलाम व्यवस्था के प्रतीक नज़र आते हैं। उनकी कदकाठी विभिन्न प्रकार की है, जो उनसे श्रेष्ठ नहीं है बल्कि उनसे कमतर है। आँखें हैं, ऊंची उठी हुई कपोलास्थि है, और इसके साथ उनके चेहरे पर वो भाव नहीं है, वो अभिजात टपकता नज़र नहीं आता है। तो वे अपने गुलामों के साथ यहाँ पर आकर बस जाते हैं। बसने के बाद जो होता है, आप जानते हैं कि ये पीढ़ियाँ एक के बाद एक लगातार चलती रहती हैं। उनके साथ आए हुए राजकुमार भी बड़े हो जाते हैं। ये थारू जनजाति के लोग आपको दो प्रकार के मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, मंगोलाइट और काकेशाइट। जब सदियां गुजरती हैं, जब वक्त गुजरता है, तो जीवन में बदलाव आते हैं। जीवन में बदलाव आते हैं तो अन्य जातियों के साथ समागम होना एक नेचुरल सी बात है। उनका समागम दूसरी जातियों के साथ होता है। उन जातियों में जहाँ तक हो सकता है वो उस क्षत्रिय तत्व को सामने रखती हैं। तो नेपाल और जो गढ़वाल और कुमाऊँ के जो खसिया जाति के जो लोग थे, जिनको राजपूत क्षत्रिय कहा जाता है, उनके साथ उनका समागम होता है। इसके अलावा उनके बीच में उन गुलामों के साथ भी उनके संबंध हो जाते हैं। विकट जंगल है, दुनिया से कटे हुए हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार के लोगों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो नेचुरली उनके साथ जो गुलाम आए हुए हैं, उनके साथ उनके संबंध स्थापित होंगे। जब संबंध स्थापित होंगे तो वंश आगे बढ़ेगा। एक ये तथ्य जो है वो इतिहासकार और नवंश शास्त्री इस थारू जाति के बारे में हमको बताते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एक इतिहास में तथ्य आता है जिसको कहते हैं नून लोटा। एक इस प्रकार की संधि उसमें होती है। किस में होती है? उन राजवंशी लोगों में और उन गुलामों के बीच में जिनके साथ वो आए हैं, विशेषकर उन महिलाओं और उन पुरुषों के बीच में। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकांश थारू लोग अपने आप को राजवंशी बताते हैं। अधिकांश थारूवंशी लोग अपने आप को जो कहते हैं कि वो सिसोदिया राजवंश को बिलोंग करते हैं। सिसोदिया राजवंश जो है वहाँ पर दो इलाकों में रहा है राजस्थान में, एक तो धारा नगरी और दूसरा मेवाड़। इनमें से कई लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज भी कहते हैं। ये संभव हो सकता है उस समय की परंपराओं को देखते हुए, उस समय की प्रचलित रीति रिवाजों को देखते हुए। तो नून लोटा की जो बात होती है, जो संधि होती है, नून लोटा में 4 प्रकार के
क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज को रखा जाता है। वो क्लॉजेज क्या हैं? नंबर 1, मैंने उन आदिवासियों के बीच में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त देखी कि वो नारी प्रधान जनजातियां हैं, जहाँ पर नारी का प्रभुत्व है, जहाँ पर स्त्री अपने मन से किसी भी पुरुष को ब्याह सकती है, वहाँ पर पसंद स्त्री की है। दूसरा, अगर वो स्त्री उनसे हटना चाहती तो बहुत आसानी से हट भी सकती है, इसको हटना कहते हैं। तो ये प्रतीत होता है कि स्त्री प्रधान जनजाति है वो, जहाँ पर स्त्रियों की प्रधानता है और स्त्रियों का वर्चस्व है और अधिकार है। तो नून लोटा की जो उनकी परंपरा है, नून लोटा की परंपरा में 4 प्रकार की धाराएं उसको वो मानते हैं। नंबर 1 की धारा है कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक मामलों में स्त्री का आदेश का वर्चस्व रहेगा, उसका आदेश सर्वोपरि है। पुरुष का काम है खेतों में काम करना और उसके जो अन्य व्यवसाय हैं उनमें रहना और व्यवसाय से आर्थिक उपार्जन करना, लेकिन उस पर निर्णय लेने का अधिकार स्त्री को है। नंबर 2, स्त्री का जो चौका है वो महत्वपूर्ण है, उस चौके में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भारतीय जनजातियों की परंपराओं के बारे में हमने इस बार आपको थारू जनजाति के बारे में बताया। थारू जनजाति के बारे में हम अगले अंक में फिर बात करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।